मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई किताब को पढ़ने वाले हैं। ये आपकी उर्दू ग्रामर की ही किताब है। इसमें हम उर्दू की हिस्ट्री को जानेंगे कि उर्दू कैसे आई, ठीक है, किस तरह से उर्दू का आगाज़ हुआ, किस तरह से उर्दू की इब्तिदा हुई धीरे धीरे, है ना। कौन से अहद में क्या रोल रहा, किस शायर ने क्या अपना रोल प्ले करा, या फिर किस अदीब ने अपनी क्या मतलब सरगर्मियाँ दिखाई। तो वो सारी चीज़ें हम इस किताब में जानेंगे। फ़िलहाल इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ किताब से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि ये किताब कैसी है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फ़िलहाल आप लोग ये जान लें कि ये किताब वैसे तो आपकी 9th 10th 11th 12th के लिए है। CBSE की तरफ से ही है ये किताब। अगर आप लोग CBSE के स्टूडेंट हैं और उर्दू पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काम आएगी। इसी के साथ साथ अगर आप उर्दू के बेस पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि आपका नेट JRF हो गया, या आपका TGT हो गया, या PGT हो गए, तो इस तरह के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये आपकी बहुत कारगर साबित होगी। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं कि किताब की स्टार्टिंग में लिखी होती हैं कि कौन कौन मेंबर थे, क्या क्या था, किसने किसने इसे एडिटिंग की है। इसके बाद ये आपकी फ़हरिस्त आती है, जिसे हम लोग तरतीब भी कहते हैं। देखिए, इसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी। ये आपका सिंपल आपकी इंडेक्स की वीडियो है। इसमें कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको इंडेक्स समझाऊंगी कि इस किताब में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहले तो आपके पेशे लफ्ज़ हो गया और फिर इस किताब के बारे में हो गया, ठीक है। ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये किताब किस लिए लिखी गई है, इसे लिखने का क्या मकसद है और इस किताब में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला जो आपका चैप्टर है, बाब माने होता है चैप्टर, तो आपका पहला चैप्टर जो है उसमें हम उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में पढ़ेंगे। आगाज़ के माने होते हैं कि उर्दू ज़बान कैसे बनी, और इर्तिक़ा के मतलब होते हैं कि उसने किस तरह से तरक्की पाई, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा से रिलेटेड, और डिस्कशन भी करूँगी मैं, मतलब जो उसमें लिखा है वो तो आपको एक्सप्लेन करूँगी। साथ में आपको डिस्कस मेथड से ये भी समझाऊँगी कि जो ये लिखा है उसका क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है, वो है आपका दक्कन में उर्दू शेर व अदब। तो आप सब जानते हैं कि उर्दू के आगाज़ के बाद जो सबसे अहम बात होती है वो दक्कन की तरफ ही होती है। तो दक्कन में जो है आप इसे अलग अलग दौर में बांट सकते हैं, बहमनी दौर, फिर आदिल शाही दौर और फिर कुतुब शाही दौर, ठीक है। इस तरह से 3 अहम दौर हैं। फिर उसके बाद इन दौर में कौन कौन से शोरा गुज़रे या कौन कौन से सूफ़ी थे, उन सब के बारे में है। तो सैयद ख्वाजा बंदा गैसुद्दीन दराज़, ये जो है आपके, या ख्वाजा निज़ामी, ये सब आपके जो है ये आपके सूफ़ी हैं, है ना। तो सूफिया इकराम का क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसी तरह से फिर हम आदिल शाही दौर की बात करते हैं तो मिराज शमसुल आशिकीन जो ये हैं, या अशरफ बयाबानी हैं, या इब्राहिम आदिल शाह सानी हैं, ये सारे इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा। आपके नुसरती हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे उनको मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से हम कुतुब शाही दौर के बारे में जानेंगे। कुतुब शाही दौर में 2-3 जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जानते हैं कि एक मुल्ला वजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपके खुद कुली कुतुब शाह, जो पहले साहिब दीवान शायर कहे जाते हैं, है ना, या गवासी हैं, या इब्ने निशाती हैं, ठीक है। और इसमें आपके वली दखनी और सिराज औरंगाबादी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली पेपर में इनके बारे में या इनकी जो आपकी 12 मासा वगैरह है वो पूछ ली जाती हैं। तो वो सब डिस्कस करेंगे जब मैं आपका चैप्टर 2 बताऊंगी। इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर चैप्टर 3, ये आपका तीसरी वीडियो में हो जाएगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है, शुमाल हिंद में, यानी कि अभी हमने दक्षिणी हिंदुस्तान की बात करी, अब हम शुमाल की बात करेंगे, ठीक है, यानी लखनऊ, दिल्ली, इसकी बात करेंगे। तो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इब्तिदा कैसे हुआ, किस तरह से उसका इब्तिदाई दौर रहा, ठीक है। तो इब्तिदाई दौर में किस तरह से अमीर खुसरो थे, ठीक, या और बाकी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उर्दू की जो इब्तिदा होती है, अगर मैं सरसरी तौर पर बताऊं आपको, तो शुमाली हिंद में उर्दू की इब्तिदा वली दखनी के आने के बाद से होती है। उससे पहले यहाँ पे फ़ारसी ज़्यादा छाई हुई थी, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े शोरा थे वो सब फ़ारसी को ही अच्छा समझते थे। और अगर कोई उर्दू में कहता था तो आप लोग जानते हैं उर्दू का पहला नाम क्या था, रेख्ती था उर्दू का नाम। तो रेख्ती का मतलब क्या होता है, रेख्ती का मतलब होता है गिरी पड़ी, ठीक। तो अगर कोई उर्दू ज़बान में शायरी करता था तो उसे बहुत हक़ारत की निगाह से देखा जाता था। तो इस वजह से उससे पहले, यानी वली दखनी के दिल्ली आने से पहले तक, कोई भी यहाँ उर्दू में शायरी करना पसंद नहीं करता था। ये अलग बात है, कहते थे मुँह का जायका बदलने के लिए हमने शायरी करी है।
उर्दू में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको और डिटेल में डिस्कस करूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये सिर्फ़ अभी जो ये वीडियो है ये आपको एक खाके के तौर पर पेश की गई है। इसके बाद इसी दौर में फिर एयाम गोई का दौर आया। अब एयाम गोई क्या होती है, इसके दौर में क्या रहा, कौन-कौन से शोरा थे इसमें बड़े-बड़े, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर एयाम गोई के रद्द-ए-अमल से किस तरह से इस्लाह ज़बान की तहरीक आई, ठीक है, इसका क्या रद्द-ए-अमल रहा उर्दू की दुनिया में, उर्दू अदब को इसने किस तरह से नवाजा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 जो आपका आता है ये आता है मीर के अहद का। तो मीर के अहद ने मीर के और कौन-कौन से साथी थे जो मीर के अहद में थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि मीर के साथ सौदा थे या दर थे या कौन-कौन थे, ठीक है। तो इन मीर के अहद को जानेंगे। उसके बाद आप इसी में एक नई शायरी का जो आगाज़ होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका लखनऊ में उर्दू शायरी की बात होती है। देखिए शुमाल में दिल्ली और लखनऊ दोनों आते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हमने दिल्ली के बारे में जान लिया, शुमाल में भी वो जो भी हमने पढ़ा वो सब दिल्ली के बारे में था आपका यूनिट। अब जो आपका 5 यूनिट है ये आपके लखनऊ के बारे में है। तो लखनऊ को भी हम, लखनऊ की जो शायरी है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा वो था जो आपका मुस्तफ़ी वाला दौर था, ठीक है। दूसरे हिस्से में आतिश, नासिर, ये सारे लोग थे। तीसरा हिस्सा जो तीसरा दौर था उसमें मरसिया गोई की रवायत शुरू हुई थी और 2 बड़े फेमस मरसिया गो जो आपके अनीस और दबीर है, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, ये थे, ठीक है। अब ये क्या थे, इनकी शान व शौकत क्या थी, क्यों ये इतने फेमस हैं, क्यों इनका इतना नाम आता है, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे यानी बाब 5 आपका पढ़ेंगे लखनऊ में उर्दू शायरी, तो उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका छठा, जब हम बात करते हैं छठे चैप्टर की, तो फिर हम दिल्ली में आ जाते हैं और ये गालिब का अहद शुरू होता है, ठीक है। तो गालिब के अहद में कौन कौन से बादशाह थे गुज़रे, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र थे, आप सब जानते हैं। फिर ज़ौक़ उनके उस्ताद थे बहादुर शाह ज़फ़र के, फिर गालिब, मोमिन, ये लोग थे। और इसी में ही इसका दूसरा दौर जो है जो आपका लखनऊ की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आपके लखनऊ के शोराओं के बस ज़िक्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 7 है जिसमें हम सर सैयद अहमद का अहद बात करते हैं। तो सर सैयद अहमद का अहद का मतलब हो गया आपका अलीगढ़ तहरीक से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि सर सैयद का जो अहद है वो अलीगढ़ स्कूल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका बनना, किस तरह से उसकी बुनियाद पड़ी, इसमें और जो उनके रुफ़क़ा थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसीलिए इसको हम लोग सर सैयद अहमद का अहद भी जानते हैं या आप अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें जो मेन है आपके सर सैयद अहमद, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह, डिप्टी नज़ीर अहमद हाली, ये जो है सरशार, शिबली नोमानी, रुस्वा शरर, ये सारी जो हैं आपके रशीदुल खैरी, ये सब एग्ज़ाम के पैटर्न से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जर्नली इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर वाले तो फिर भी एक बार छूट जाते हैं या नहीं आते हैं, हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उन्हें एक सरसरी तौर से आप पढ़ लें। लेकिन जो आपका सर सैयद का अहद है यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है। सर सैयद, इसके बाद आपकी रोमानी तहरीक, फिर आपकी तरक्की पसंद तहरीक, फिर आपकी हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, ये जो तहरीकें एक के बाद एक से इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारी तहरीकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं। और अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके जो MCQs होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगी कि जैसा आप चाह रहे हैं मैं वैसे ही वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि मैम ये चीज़ अच्छी नहीं है या मैम ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई या मैम इसमें आप और इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, तो आप लोग वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताएंगे ताकि मैं उस चीज़ को रद्द अमल में लाऊँ, उस चीज़ को करूँ, ठीक है, उसमें चेंजेस लाऊँ जो आप चाह रहे हैं। चलिए फ़िलहाल हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका सर सैयद अहमद ख़ान के बाद आता है अल्लामा इक़बाल का अहद। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क़ायम की थी, उसी में अल्लामा इक़बाल ने जो आपके बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं उन्होंने अपना तालीम वहीं से ही हासिल की थी, ठीक है। तो अब उनके साथ उनके अहद में कौन कौन लोग थे, है ना, और लखनऊ, दिल्ली, तो ये देखिए अब यहाँ जो अल्लामा इक़बाल का जो आपका अहद की बात हो रही है ये फिर सिर्फ दिल्ली या सिर्फ अलीगढ़ या सिर्फ लखनऊ नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर की बात हो रही है, ठीक है ना, पूरे शुमाल की बात हो रही है। उसके बाद किस तरह से अलीगढ़ तहरीक में बहुत ज़्यादा सूखापन आ गया था, हर चीज़ बिल्कुल खरी खोटी होने लगी थी, बिल्कुल मतलब साफ बात, ना उधार रखना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात थी, है ना। तो उससे क्या हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा बोर होने लगे थे, लोगों का जहन भी थोड़ा सा अदब की तरफ से हटा था, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा रूखापन आ गया है ना। तो इसलिए फिर आपकी रोमानी तहरीक की इब्तिदा हुई, फिर रोमानी तहरीक का आगाज़ हुआ, ठीक है। फिर उसमें
ये कहा गया कि ठीक है, हमें मतलब जो भी अपनी बात कहनी है कहो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ी फीलिंग्स भी होना चाहिए, है ना? जब फीलिंग्स होंगी तभी तो लोग समझेंगे। अगर मैं उड़ी-उड़ी बातें कुछ भी करती रहूँ तो आपको लगेगा ना कि अरे भई क्या बातें हो रही है, अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, है ना? तो वही चीज़ है। उसके बाद आपकी यहाँ रूमानी तहरीक का आगाज़ होता है। फिर रूमानी तहरीक के बाद यहाँ पे आपका गज़ल का नया दौर शुरू होता है, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक के अंदर आते-आते ये कह दिया गया था अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए ज़िंदगी होना चाहिए, है ना? अदब ऐसा होना चाहिए जिससे हम कुछ सीखें, कुछ करें, ठीक है? तो इस वजह से अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा रूखापन आ गया था, गज़ल को भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। तो उसके बाद रोमानी तहरीक के बाद गज़ल का दोबारा से नया दौर आया, फिर नए-नए शोरा उभरे गज़ल के और उन्होंने अशार कहे, काफ़ी गज़लें कही गई। अच्छा, इसके बाद आपकी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से पहले ही हमारी उर्दू की दुनिया में एक बहुत बड़े अदीब मौजूद थे, जिन्हें हम आप सब जानते हैं, चाहे हिंदी की दुनिया वाले हों, चाहे उर्दू की दुनिया वाले हों, दोनों लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है? असली नाम इनका धनपत राय था, आप सब जानते हैं। ये बहुत बड़े अफ़साना और नावल निगार थे। तो इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक से पहले ही इनके जो नावल और इनके जो अफ़साने थे, उनमें तरक्की पसंद तहरीक के कुछ असरात नज़र आते थे। तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ जो है वो आप सब जानते हैं 1936 में हुआ था, जिसका पहला खुतबा उसकी सदारत आपके प्रेमचंद ने ही की थी, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो यहाँ से प्रेमचंद की डेथ हो गई थी, यानी कि 1936 में जब आपका तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ है, उसके कुछ टाइम बाद ही प्रेमचंद की डेथ हो गई थी, ठीक है? बाकायदा तौर पे आगाज़ 1936 में हुआ है, लेकिन इसके जो थोड़े-थोड़े कहते हैं ना एक रोशनी सी नज़र आने लगी थी, वो आपकी उसके बाद से ही आने लगी थी, जो अंगारे अफ़सानवी मजमूआ था जिसमें कुल 10 अफ़साने थे, है ना? उससे ही आपके अंगारों की अशात के बाद से ही तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद पड़ गई थी। लेकिन बाकायदा तौर पर जिसका आगाज़ हुआ है वो 1936 में हुआ है। फिर कौन-कौन से शायरों ने तरक्की पसंद तहरीक में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें शायरी इतनी नहीं थी, इसमें ज़्यादातर जो थे वो नावल और अफ़सानों को ही ज़ोर दिया गया था। तो इसमें ज़्यादातर आपके जो भी मिलेंगे वो फ़िक्शन निगार मिलेंगे। कुछ शायर थे, क्योंकि देखिए तरक्की पसंद तहरीक जो है वो अगर हम नावल वगैरह की बात करें तो इसमें तो देखिए यहाँ पे आपके आ गए हैं ना फ़िक्शन निगार, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नुमाइंदा फ़िक्शन निगार, तरक्की पसंद दौर के जो आपके नुमाइंदा फ़िक्शन निगार थे उन सब की बात यहाँ पे है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तरक्की पसंद में जो शायरी हुई थी, नुमाइंदा शायर जो आपके लिखे, नुमाइंदा शोरा जो लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इन सब के शायरी में भी कहीं न कहीं तरक्की पसंद के उनसुर नज़र आ रहे थे। इन सब ने आज़ाद नज़्म कहना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी थी, है ना? तो इन सब को जब हम लोग पढ़ते जाएंगे चैप्टर तो उसको जानते जाएंगे जैसे-जैसे होगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है इसी दौर में आपके कुछ तनकीद निगार भी थे, है ना? उस दौर के तनकीद निगार और उसके बाद जो आपके नुमाइंदा तरक्की पसंद तनकीद निगार है ना, तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा आपके तनकीद निगार, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपकी तरक्की पसंद तहरीक के बाद जो आपकी नई तहरीक आती है, ये हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की तहरीक है। ये बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तहरीक नहीं है, ये बाकी तहरीकों से बहुत ज़्यादा छोटी सी है। तो ये चैप्टर नंबर 13 में हम इसे जानेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, जदीदियत का दौर, है ना? इसमें आपकी जदीदियत आ गई थी। तो अब जदीदियत में आप नुमाइंदा शोराओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन से थे नुमाइंदा फ़िक्शन निगार, तनकीद निगार, ठीक है? तो इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। अगर देखते हैं कोई चैप्टर बड़ा होगा तो उसको हम 1-2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसा भी होगा आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं है ना, क्योंकि लेंथी वीडियो बनाने से बेहतर है कि हम थोड़ी शॉर्ट बनाएँ ताकि आप लोग आसानी से सुन और समझ सकें। इसके बाद देखिए आपका आता है उर्दू में दास्तान गोई की रवायत। अब देखिए ये कोई भी दौर की बात नहीं है, यहाँ तक आपका पूरा जो आपके अहद थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं असनाफ़ की। तो आप लोग जानते हैं कि असनाफ़ के लिए मैंने उर्दू क़वायद और इंशा की जो बुक है उसको पूरा बना दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उसके ही नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, उर्दू क़वायद और इंशा। उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ग्रामर से रिलेटेड, दास्तान गोई क्या है, ड्रामा निगारी क्या है, या फिर तंज़-ओ-मिज़्ज़ा किसे कहा जाता है, या अफ़साना नावल, इसमें क्या डिफरेंस है ना, अफ़सानचा किसे कहते हैं। उसमें मैंने ग्रामर के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर दी है। इल्म बयान, इल्म बदी, इन सबको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं।
फ़िलहाल यहाँ जो आपका चैप्टर नंबर 15 होगा उसमें हम उर्दू की दास्तान गोई की जो रवायत है उसको जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आधी पौनी जानेंगे, हम पूरी इब्तिदा से, यानी सबसे पहले दास्तान गो कौन है, मुल्ला वजी सब्रस, है ना। तो सब्रस से लेके पूरे रजब अली बेग सुरूर तक की पढ़ेंगे। तो हर अहद के में जो बड़े बड़े दास्तान गो गुजरे हैं उन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपको चैप्टर नंबर 16 में जो मिलेगा वो मिलेगा उर्दू ड्रामे की रवायत। तो उर्दू ड्रामे की रवायत के लिए जो मीन है वो आगा हश्र काश्मीरी हैं। उसके बाद फिर आपके किस तरह से इम्तियाज़ अली ताज या ये सब आते गए बार बार, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, है ना। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और ये आपके नेट JRF के एतबार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF या सीटेट उर्दू से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए आगे आपका चैप्टर नंबर 17 में हम तंज़ो मज़ाक के बारे में जानेंगे, उसकी रवायत के बारे में जानेंगे। तो तंज़ो मज़ाक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि उर्दू क़वायद और इंशा के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने सब कुछ डिटेल से समझाया है। फ़िलहाल इसमें भी मैं बताऊँगी आपको जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तहक़ीक़ की रवायत जो थी वो क्या थी, किस तरह से तहक़ीक़ की गई, है ना। उसके बाद आपका ख़ाका इंशाइया, मकतूब निगारी, आपकी सवाने और सफ़रनामे की क्या रवायत रही, पहले इसके बारे में यहाँ बताया गया है और फिर इसके बाद इनके जो अदीब थे उनके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और इसको मैंने वैसे भी अगर आप चाहेंगे तो आपको दूसरी वाली जो उर्दू क़वायद और इंशा वाली ग्रामर की बुक है उसमें कर दिया। उसकी प्लेलिस्ट को ना मैं इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आप लोग को जैसे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी तो आप वो प्लेलिस्ट को ही क्लिक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 20 जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों का अदब। तो देखिए कुछ शोरा और कुछ अदीब ऐसे भी गुजरे थे जिन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें लिखी थी, ठीक है, जिसमें इस्माइल मेरठी और अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो नाम है वो सैर फ़हरिस्त है। इसके अलावा अल्लामा इक़बाल ने, आप लोग ने पढ़ी होगी, अल्लामा इक़बाल की नज़्म है पहाड़ और गिलहरी करके, बच्चे की दुआ, है ना, या फिर माँ का ख्वाब, ये सारे बच्चों के लिए इन्होंने नज़्म लिखी है। तो वो सारी चीज़ें, या चकबस या तिलोक महरूम, ये सारी जो हैं इन सब के बारे में जानेंगे कि किसने क्या लिखा है बच्चों के बारे में, कौन कितना फ़ेमस रहा। लेकिन इस्माइल मेरठी से रिलेटेड इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मेनली इस्माइल मेरठी और अल्ताफ़ हुसैन हाली ही हैं जिन्होंने बच्चों के अदब को ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उर्दू में अवामी जो आपके ज़राए इब्लाग हैं क्या क्या है, किस तरह से हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी संप्रेषण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, सहाफ़त, फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम जानेंगे कि ज़राए इब्लाग क्या क्या हो सकते हैं उर्दू में। उसके बाद लास्ट में हम क्या जानेंगे, बिल्कुल बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मतलब बात बहुत छोटी सी है लेकिन चैप्टर बहुत लेंथी है। इसमें हम एक तरह से जो ऊपर सब कुछ पढ़ के आए ना उनका ख़ुलासा जानेंगे कि उर्दू की अदबी कौन कौन से दबिस्तान गुज़रे हैं, कौन कौन से इदारे थे, कौन कौन से तहरीकात हुए, ठीक है, क्या क्या रुझानात थे, इन सब का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। तो दबिस्तान की बात करें तो आप जानते हैं मेनली 2 दबिस्तान थे, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, है ना। अगर हम इदारे की बात करें तो आपके फ़ोर्ट विलियम कॉलेज दिल्ली का, कदीम दिल्ली कॉलेज, है ना, अंजुमन पंजाब, ये आपके इदारे हो गए। अगर हम तहरीकात की बात करें तो सर सैयद तहरीक, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक, है ना, तो अलीगढ़ तहरीक, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो भी आपके तहरीक आते गए किस तरह से खुलते गए, हल्का अरबाब ज़ौक़, है ना, ये सारे। और फिर उसके बाद रुझानात कौन कौन से थे, जदीदियत वाले हैं, माबाद जदीदियत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या कौमी काउंसलिंग बड़ा फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPL, ये तो आज भी है, इसे आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन सब इदारों के बारे में हम जानेंगे, कौन सा इदारा कब कायम हुआ, किसने किया, ठीक है ना, सबको तारीख़ वगैरह के साथ हम जानेंगे। अब इसके बाद आगे जो आता है ये आपका लास्ट चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर 23 है। इसमें आज़ादी के बाद अदब कैसा रहा, अदब का मंजरनामा क्या रहा, गज़ल, नज़्म, नावल, अफ़साना, ड्रामा, हर असनाफ़ में कैसा रहा, चाहे वो शेरी असनाफ़ हो या फिर वो आपका नस्र असनाफ़ हो, दोनों की बात होगी यहाँ पे कि उससे पहले क्या था और आज़ादी के बाद उसमें क्या असरात नज़र आए, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसी तरह से ये जाके आपकी जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये वाली वीडियो फ़िलहाल हम यही ख़त्म करते हैं, ये आपकी बुक के इंट्रोडक्शन की थी। अब इसके बाद इंशाल्लाह एक एक करके मैं सारी वीडियोज़ आप लोगों की अपलोड कर दूँगी।
आप लोग देखना चाहें, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।